हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज इस 68 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण अपने नाम से एक टॉपिक है, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ आते हैं, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लोगे अपने आप से, क्योंकि आप ये टॉपिक पहले से पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो और पहले से भी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाते हैं ये चीज़। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो इसको अपने स्तर पर तैयार कर लेना। इसके बाद में जो मेन टॉपिक है आज का, वो है लैंगविन का प्रतिचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत। ठीक है, लैंगविन थ्योरी। लैंगविन का प्रतिचुंबकत्व प्रतिचुंबकत्व का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करें वो प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। लैंगविन का प्रतिचुंबकत्व का चिरसम्मत सिद्धांत। The classical theory of diamagnetism, classical theory of diamagnetism of लैंगविन। ठीक है, लैंगविन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ डाइमैग्नेटिज्म ऐसे बोलते हैं, लैंगविन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ डाइमैग्नेटिज्म। तो प्रतिचुंबकत्व पदार्थों का लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अपने आप में इस प्रकार से अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर लेते हैं जो उसका विरोध करता है। ठीक है, यानी इनमें जो प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में होता है। मान लो अपने पास कोई यहाँ पर मटेरियल है, आपने इधर से चुंबकन क्षेत्र लगाया H वेक्टर, तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये इसका क्या करता है, विरोध करता है, और अंदर इसके क्या बजाता है, नेट जो चुंबकीय आघूर्ण, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो जाता है। यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो लैंगविन की थ्योरी ये कहती है, क्लासिकल कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। इसमें अपने को जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, वो इन मटेरियल्स के लिए काई क्या होता है, नेगेटिव होता है, काई लेस देन 0 होता है। तो वो प्रूफ करना है। ठीक है, कि इनके लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। डाइमैग्नेटिक का मतलब क्या है, डाइमैग्नेटिक मटेरियल क्या है कि जो M बराबर होता है वो काई H होता है। ठीक है, काई M यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति है, H है चुंबकन क्षेत्र, यह है चुंबकन तीव्रता। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है चुंबकन तीव्रता, और ये H वेक्टर है जो बार से लगाते हैं। तो यहाँ से जो चुंबकीय प्रवृत्ति आएगी वो आएगी कैपिटल M/H। तो इस काई M के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर की चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सबसे पहले इसमें लेंज ने बताया। ठीक है भाई, लेंज के अनुसार यदि हम किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ऊपर यदि हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसा होता है, वो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल का जन्म होता है, A बराबर -d∅v/dt। उस विद्युत वाहक बल का मान होता है बंद समाकलन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, तो इस विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पर एक प्रेरित धारा का जन्म होता है, और वो प्रेरित धारा जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है उसका हमेशा विरोध करती है। यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगी, और फ्लक्स यदि कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, और यही सिद्धांत होता है किसका, यही सिद्धांत किसका होता है, प्रतिचुंबकत्व पदार्थों का होता है। हर एक मटेरियल के अंदर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में अपनी चक्कर लगा रहा है प्रोटॉन के चारों तरफ। ठीक है, कि कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जब ये चक्कर लगा रहा है
तो मान लो कि इस टाइम पर तो इसकी कोणीय फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा नॉट। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल है, अब इसके ऊपर एक दूसरा फोर्स और लगेगा, लॉरेंज फोर्स, ठीक है, F बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब उस फोर्स की दिशा केंद्र की तरफ है या बाहर की तरफ है, उसके आधार पर यदि केंद्र की तरफ है उस बल की दिशा, तो वो कौन इसको क्या कर देगा, इसको बढ़ा देगा। किसको, जो विकेंद्रीय बल है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आवेशित कण है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये कहाँ अप्लाई होता है, एफ एम बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, मान लो गति कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमने किस प्रकार से लगाया है, परपेंडिकुलर लगाया है, और परपेंडिकुलर ही लगाया जाता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो V को पकड़ो और B की डायरेक्शन, B किधर है, अंदर की तरफ, अंदर की डायरेक्शन में घुमाओ, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह क्या आता है, -E, तो इस जो माइनस साइन है V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, लेकिन डायरेक्शन किधर आ जाएगी, नीचे की तरफ, किसकी, FM की। ये एक्स्ट्रा चीज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जनरेट हो रही है। तो देखो अब अभिकेंद्रीय बल जो पहले कितना था, जो भी था इलेक्ट्रॉन की खुद की स्वाभाविक गति के कारण, उसको हम लिख के चलते हैं F0। अब बढ़ गया, अभिकेंद्रीय बल बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन फास्ट रोटेट करने लग जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट नहीं ओमेगा हो जाएगी, जो कि बढ़ जाएगी। तो इस बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल का जन्म होता है, तो प्रेरित धारा बनती है। वो प्रेरित धारा एक, अब धारा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वर्तीय गति हो रही है, तो उसके कारण जो धारा बनेगी, जो चालक धारावाही कुंडली बनेगी, उसमें इस धारा के कारण एक नया चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा, जो क्या करेगा, जो वही तो बढ़ा रहा है चुंबकीय फ्लक्स को। ठीक है, वही क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ा रहा है। तो ये प्रेरित धारा क्या करती है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अब मान लो कि फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये धारा उस दिशा में प्रवाहित होगी जिस दिशा में वृद्धि में परिवर्तन हो, मतलब जो फ्लक्स बढ़ रहा है वो घटे। ठीक है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड को वापस लेके जाएंगे, खींचेंगे पीछे की तरफ, कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रेरित धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी कि ये उस जो कमी हो रही है फ्लक्स में उसको बढ़ाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये लैंगवेन थ्योरी है। ओके, तो इसमें देखिए, लिखिए, लेंज के नियमानुसार यदि कोई आवेशित कण, जैसे कि कौन है, इलेक्ट्रॉन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कक्षीय गति करता है, तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा,
यदि इलेक्ट्रॉन, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो है क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तब तो अभिकेंद्रीय बल बढ़ जाएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल घट जाएगा। तो कहने का मतलब संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो इस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। इस फ्लक्स में परिवर्तन क्या करती है, विरोध करती है। तो ये चीज़ें हम खैर इसमें लिख लेंगे, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जब डेरिवेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी, या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा कोणीय वेग से घूमने लग जाएगा, या फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कम कोणीय वेग से घूमने लग जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा उसको हम बाद में बोलेंगे लार्मर कोणीय आवृत्ति डेल्टा ओमेगा, जिसका मान आएगा ई स्मॉल ई कैपिटल बी बाई 2m, ए बी बाई 2m। ठीक है, उसके कारण उस कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर एक चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और उस चुंबकीय आघूर्ण जो प्रेरित होता है वो हमेशा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में वो इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन आता है इसका, इस ऋणात्मक चिन्ह का मतलब ये है कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, और प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की गति होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण का मतलब है कि विरोध करना। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करना, यही गुण क्या कहलाता है, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी या प्रतिचुंबकत्व, जो इस फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। यदि फ्लक्स बढ़ता है तो यह प्रेरित धारा इसे घटाने का प्रयास करती है, एवं फ्लक्स कम होता है फ्लक्स में कमी होने पर यह इसे बढ़ाने का प्रयास करती है। ठीक है, इसके लिखो इसको। ओके, इसके बाद में एक पॉइंट बना के लिखो कि इलेक्ट्रॉन की सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति होती है, अतः सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण कुछ न कुछ हद तक पाया जाता है। सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण कुछ हद तक विद्यमान रहता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में हैं, कोई भी मटेरियल हो। ठीक है,
तो अब इसमें अपन मोशन कंसीडर करके चलते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति हो रही है तो कक्षीय गति से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, म्यू ई एल कितना होता है। अब इसके लिए क्या फिर से डेरिवेशन करेंगे, नहीं, ये होता है -1/2 EVR, -1/2 EVR, ठीक है। या फिर दूसरी फॉर्म में लिख सकता हूं V की जगह R ओमेगा, लेकिन ओमेगा नहीं, ओमेगा नॉट, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में लिख रहा हूं सबसे पहले, जब B कितना है, 0 है। कंडीशन ये अप्लाई करके चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं अभी, ठीक है। तो स्वाभाविक आवृत्ति होगी V बराबर कितना होगा, R ओमेगा, तो -1/2 E तो E रहेगा, R ओमेगा यहाँ से आएगा, R ओमेगा नोट आएगा, ओमेगा नोट, तो R इंटू R R² और ओमेगा नोट, समीकरण नंबर 1, -1/2 E R² ओमेगा नोट। ये इसका क्या है, जहां ओमेगा नोट क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्वाभाविक आवृत्ति या कोणीय वेग, ठीक है, लिखो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान आ गया -1/2 ER² ओमेगा नोट। ओमेगा नोट उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की। अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 से लेके कैपिटल B तक बढ़ता है तो फिर वहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। सेकेंड कंडीशन, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 से कैपिटल B तक बढ़ता है तो फ्लक्स में वृद्धि के कारण या फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा यहाँ पर। उसका मान कितना होगा अभी आपको समझाते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से फ्लक्स में यदि परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत वाहक बल कितना होगा, EMF विद्युत वाहक बल, ये होगा E बराबर -d∅B/dt। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ये पता है आपको, लेंज का नियम कहता है ये बराबर -d∅B/dt। तथा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो बराबर होता है इकाई, जो विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को बंद परिपथ में घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है। बंद परिपथ का मतलब बंद समाकलन,
एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सॉरी एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, डी एक्स की जगह मैंने डी एल लिख दिया। एफ यहाँ पर कौन है? विद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो वर्क डन आएगा, अब देखो एकांक धनावेश के लिए एफ बराबर कितना होगा? 1 इंटू ई। एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, क्यू की जगह है 1, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसलिए लिखा है ये ई वेक्टर डॉट डी एल, वो किसके बराबर आएगा? आता है ई वेक्टर डॉट डी एल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फिर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, देखो डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? ई प्लस यानी प्रोटॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आर त्रिज्या के पथ में। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर है। मान लो, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक। यदि हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है, इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा नॉट है। इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो अंदर की तरफ तो है एल, एल कौन? कोणीय संवेग। अंदर की तरफ इस प्रकार से घूम रहा है तो अंदर की तरफ कौन आएगा? एल की डायरेक्शन, कैपिटल एल की। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो करंट जब ये है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद होना चाहिए, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाओ, अंगूठे की जो डायरेक्शन होगी वो होगी चुंबकीय आघूर्ण की। मैंने आपको पहले ही बताया ये। तो इस कंडीशन में बाहर की तरफ कौन होगा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। और अंदर की तरफ कौन होगा? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण की। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है तो क्या होगा? उस डायरेक्शन में मान लो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये नॉट इजिकल टू 0 है। मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया क्रॉस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने दे दी, अंदर की तरफ है, क्रॉस है। अब यहां पर इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो तो v की डायरेक्शन होगी और कोणीय वेग की डायरेक्शन ये हो गई ओमेगा। अब ओमेगा नोट नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट नहीं होगी, ओमेगा हो जाएगी, या तो बढ़ गई या फिर कम हो गई। उसको ओमेगा नोट नहीं लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब एल तो नीचे ही आएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो म्यू एल ऊपर रहेगा, ठीक है, जो इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने समझाया था आपको, इस डायरेक्शन में v को पकड़ो और अंदर की तरफ घुमाओ, तो जो अंगूठा किसके डायरेक्शन में है? बाहर की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जो v क्रॉस b की डायरेक्शन आती है ना, उसको अपोजिट कर दिया करो, वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज धनात्मक नहीं होता है, वो q बराबर माइनस ई होता है। तो v क्रॉस b की जो भी दिशा आएगी उसको माइनस से गुणा कर दो। अब v इधर है, अंदर क्रॉस है तो ऊपर जा रहा है Fm मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। तो अभिकेंद्रीय बल पहले था F नॉट अंदर की तरफ, और F नॉट का मतलब है जो कि कोणीय आवर्ती ओमेगा नॉट की वजह से है, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल। लेकिन F एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पर, Fm वो अंदर की तरफ होगा। F नॉट तो नीचे वाला है जो मैंने यहाँ पर एरो बनाया नीचे केंद्र की तरफ, और Fm एक्स्ट्रा और आ गया, मतलब अभिकेंद्रीय बल बढ़ जाएगा। तो कोणीय वेग बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फास्ट रोटेट करेगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फास्ट रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको कि r रेडियस है तो वृत्तीय गति कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो चालक धारावाही कुंडली के समान व्यवहार करेगा, एक धारावाही लूप के समान व्यवहार करेगा, जिस लूप का एरिया कितना है πr²। तो यहां पर बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। चूंकि r त्रिज्या के लूप से संबद्ध चुंबकीय
फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया फ्लक्स। ठीक है जी, इसको दे देना समीकरण नंबर 2 और इसको 3। इसको लिखो पहले, नोट करो। लिख लो इसको आराम से। लिख लिया? तो समीकरण 3 तक आ चुके हैं। ठीक है, ये जो फिनोमेना हो रहा है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। दिक्कत आती है तो फिर से वीडियो को रिवाइज करना। मैं कह रहा हूँ कि V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बदल जाती है, क्योंकि चार्ज होता है नेगेटिव। तो इसको तो हटा देते हैं। समीकरण 3 तक हो गया। इस फ्लक्स का हम बाद में यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 को पहले। इस समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, समीकरण 2 से का मान निम्न होगा। इसका मान कितना होगा जरा ध्यान से देखिए। मान लो कि r त्रिज्या का एक वृत्ताकार कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, उस वृत्त की परिधि, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स रहेगा ना, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा और बच जाएगा कौन, बंद समाकलन dl। ठीक है, तो बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। अब dl है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस पर छोटा सा अल्पांश, उसके पथ का छोटा सा अल्पांश है dl। ये छोटी सी लंबाई है dl। ठीक है, तो छोटे छोटे सब भागों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल परिधि। और परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई स्मॉल आर बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई माइनस 1/2 2 पाई आर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब फाई की वैल्यू कितनी है, क्योंकि फाई बराबर कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रखो, मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे इसमें, मान रखने पर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र बराबर -1/2 पाई आर। तो ऐसे कैसे रहेगा, और पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि आर चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो फाई का जब मान रखेंगे b इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और b बच जाएगा अंदर। देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई -r/2 dB बाई dt। ठीक है, और मैं इसको लेके चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। कितनी वैल्यू आ गई, E बराबर -r/2 dB बाई dt, समीकरण नंबर 4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होने से, चुंबकीय क्षेत्र जब समय के साथ बदल रहा है तो फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स यहाँ पर या तो बढ़ेगा या कम होगा।
ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि कोणीय संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, कोणीय संवेग में परिवर्तन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो फास्ट रोटेट करेगा या स्लो रोटेट करेगा, और उससे उसके कोणीय संवेग में कितना फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर गति वृत्ताकार है, यानी गति कोणीय है, कोणीय गति, एंगुलर मोशन हो रही है। तो एंगुलर मोशन में जैसे रेखीय गति में तो होता है बल बराबर dp/dt, कोणीय संवेग में परिवर्तन होता है बल। ऐसे ही वृत्तीय गति में या फिर कोणीय गति में जो बला गुण होता है टाउ, वो होता है dl/dt। अरे कुछ नहीं करना, फोर्स की जगह टाउ आ जाएगा। रेखिक गति में जो काम बल करता है, कोणीय गति में वही काम बला गुण करता है। रेखिक गति में जो काम रेखिक संवेग करता है, कोणीय गति में वही काम कोणीय संवेग करता है। तो टाउ बराबर होगा dl/dt, dt को ऊपर लेके जाएंगे तो टाउ इंटू dt बराबर हो जाएगा dl, तो dl बराबर हो जाएगा टाउ इंटू dt। ठीक है, यहाँ तक dl की वैल्यू कितनी आने वाली है देखते हैं। टाउ क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस टू टाइम। फोर्स कितना है यहाँ पर? फोर्स है माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड और आर dt। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा इसमें, और फिर आगे सोल्व करेंगे। लिखो, तो यहाँ से क्या है, dl का मान आ गया माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड आर dt। या लिखो dl l कितना है? जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तब परिवर्तन देख रहे हैं, तब परिवर्तन देख रहे हैं। l होता है mr² ओमेगा, बराबर l का मान डाल दिया mr² ओमेगा, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस r/2 dB/dt इंटू dt। ठीक है, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस r/2 dB/dt और r dt, ये r भी रहेगा यहाँ पर इंटू r, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और इधर देखो mr² तो बाहर आ जाएगा, और ओमेगा चेंज हो रहा है, इसका मतलब d ओमेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 1/2 ई r² dB। सही है क्या? r इंटू आर, r² ई और 1/2। ठीक है, r² से r² कैंसिल, तो d ओमेगा बराबर E/m नीचे चला जाएगा, E/2m इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में dB परिवर्तन होने पर फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज होगा? d ओमेगा। अब यदि फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से ओमेगा तक ही तो परिवर्तित हो रही है। अरे फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी? ओमेगा नोट थी, बाद में मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ओमेगा हो गई। मतलब फ्रीक्वेंसी, यदि हम इसका समाकलन करना चाहें तो ओमेगा नोट से ओमेगा तक लिमिट होगी फ्रीक्वेंसी की। मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ से कहाँ तक है? 0 से b तक, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र जीरो से b तक बढ़ने पर आवृत्ति ओमेगा नोट से ओमेगा परिवर्तित होती है। ठीक है, तो अब इसका क्या कर देंगे? समाकलन। तो ओमेगा नोट से ओमेगा डी ओमेगा बराबर E/2m, ऐसे कैसे रहेगा? और इधर dB का समाकलन हो जाएगा 0 से b तक, और dB इधर हो जाएगा d ओमेगा का समाकलन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट
बराबर, इधर ई बाई टू एम कॉन्स्टेंट है और अपर लिमिट बी माइनस जीरो, तो ई बी बाई टू एम आंसर आएगा। ये ओमेगा माइनस ओमेगा नोट क्या कहलाता है? डेल्टा ओमेगा। यहां डेल्टा ओमेगा क्या है? ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, जिसको बोलते हैं लार्मर आवृत्ति, लार्मर फ्रीक्वेंसी। कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति है उसमें उसकी कोणीय आवृत्ति में जो परिवर्तन आता है उसको हम लार्मर कोणीय आवृत्ति कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा माइनस ओमेगा नोट पहले कितनी थी? ओमेगा नोट स्वाभाविक आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उसकी आवृत्ति हो गई, उसका कोणीय वेग हो गया ओमेगा नोट। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, ठीक है, ई बी बाई टू एम, ई बी बाई टू एम फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए बी बाई टू एम। कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन है डेल्टा ओमेगा, कितना? ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। तो कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग में परिवर्तन होने से यदि हमें चेक करना है कि चुंबकीय आघूर्ण में कितना परिवर्तन हुआ या फिर चुंबकीय आघूर्ण कितना प्रेरित हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर अजम्पशन लिया जाता है। ये जो कैलकुलेशन की गई है अपने द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पर लैंगविन ने ये जो कैलकुलेशन की, उन्होंने एक अजम्पशन लिया कि चूंकि ओमेगा में परिवर्तन अत्यल्प होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल है मुख्य रूप से वो एफ नॉट होता है, जो एफ एम लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए ओमेगा लगभग ओमेगा नॉट के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, अदरवाइज तो डेल्टा ओमेगा जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा माइनस ओमेगा नोट किसके बराबर है? डेल्टा ओमेगा के बराबर, जो कि लगभग किसके बराबर होगा? लगभग किसके बराबर होगा? ओमेगा नोट के। तो थोड़ा सा यहाँ पर जंक्शन है, ये आपको मानना पड़ेगा कि चूंकि कोणीय वेग में परिवर्तन से कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन होता है, अर्थात प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? म्यू इंड्यूस्ड, आई एन डी का मतलब है इंड्यूस्ड। तो अपने पास जो फॉर्मूला था माइनस म्यू था माइनस 1/2 ई आर स्क्वायर ओमेगा, उसमें ओमेगा की जगह, उसमें ओमेगा नोट की जगह क्या पुट करना है? डेल्टा ओमेगा। इधर डेल्टा ओमेगा का होगा तो इधर भी डेल्टा म्यू ई एल आएगा। डेल्टा म्यू ई एल का मतलब है उसमें होने वाला परिवर्तन।
और जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेरित धारा की वजह से, प्रेरण की वजह से, इसका मतलब ये इंड्यूस्ड है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा, तो ये आ जाएगा म्यू इंड्यूस्ड बराबर माइनस ई आर स्क्वायर, और इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ई बी बाई 2m, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू ई स्क्वायर बाई, ठीक है। अच्छा 2m यहाँ से, 2 यहाँ से पहले, तो ये 4m हो जाएगा भाई। तो जो इंड्यूस होके आएगा वो कितना आएगा, माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी बाई 4m। थोड़ा सा जम्पशंस लिया गया है, ये आपको मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, जो इंड्यूस हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि अंदर लगा रहे हैं हम, तो जो इंड्यूस होगा उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड यदि बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो जो इंड्यूस होगा वो होगा अंदर की तरफ। लिखो इसको, ठीक है। अब इससे जो आगे का पार्ट है, अभी तक हमने निकाल लिया, चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया जो इंड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद में हम निकालेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति निकालने के बाद में चुंबकन तीव्रता निकालेंगे, और चुंबकन तीव्रता निकालने के बाद में निकाल लेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। ये काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, 69 लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, इससे आगे का जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।